थ्रो इंडक्टर और फिर पढ़ने एसी थ्रो कैपेसिटर। अब वही चीज़ें जो लास्ट टाइम हमने एसी थ्रो रजिस्टर में से पढ़ी थी वही चीज़ें आज भी पढ़नी है। अब यहाँ भी हमने इंडक्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा हमने क्या क्या चीज़ देखनी है कि जब करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज इस्टेब्लिश होती है क्या वो और करंट एक ही फेज़ में होंगे। सेम फेज़ में होने का मतलब ये है कि दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। दूसरी बात, अगर सेम फेज़ में नहीं है, फेज़ लीड और फेज़ लैग एग्जिस्ट करता है, तो कौन सी क्वांटिटी दूसरी को लीड कर रही है और कितने एंगल से लीड कर रही है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, एट दैट टाइम करंट की वैल्यू क्या है इंडक्टर में से। क्लियर है। और इस चीज़ को हमने फिर वेव डायग्राम से भी शो करने और फेज़र डायग्राम से भी शो करने। क्लियर है। और देखना हमने यही है कि फेज़ डिफरेंस पहला पॉइंट हमने एसी थ्रो इंडक्टर में से क्या चीज़ देखनी है, फेज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, कि इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ और करंट के दरमियान कितना फेज़ है। क्लियर है। दूसरी बात कि जब हमें फेज़ डिफरेंस का पता चल जाएगा उसी ही कैलकुलेशन से उन्हीं इक्वेशन से हमने करंट और वोल्टेज को फेज़र डायग्राम और वेव डायग्राम से शो करने, वेव एंड फेज़र डायग्राम। अब वेव और फेज़र डायग्राम दोनों एक ही चीज़ हमें देते हैं, सेम थिंग्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती हैं और किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ईएमएफ और उस पॉइंट पे फेज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये तीन मेन चीज़ें हमें बताएंगी। कौन? वेव एंड फेज़र डायग्राम। चाहे वेव डायग्राम आप लें ये भी वही चीज़ें बताएगी, फेज़र डायग्राम लें ये भी वही चीज़ें बताएगी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वेव डायग्राम में हम वेव्स के थ्रू ये सारी चीज़ें देखते हैं और फेज़र डायग्राम में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ये चीज़ें हम देखते हैं। क्लियर है। अब ये चीज़ें आने के बाद फिर एक और चीज़ बचती है इसकी कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और इसकी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह से रिएक्ट कर रहा है इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। रिएक्ट करने का मतलब है कि अपोज करना, या जिस तरह हम कहते हैं रिजिस्ट करना किसी चीज़ का। रेजिस्ट करने से हमने नाम निकाला कि इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, और ये भी एक तरह से अपोज करता है ईएमएफ जनरेट करके, और रिएक्ट करते हैं ऑपोजिट टू दी अप्लाइड ईएमएफ। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंस। क्या कहेंगे, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब ये तीन चीज़ें हमने मेन देखनी है इस टॉपिक में। अब ये चूंकि प्योर इंडक्टिव टॉपिक है, प्योर इंडक्टर पे कंसिस्ट है, इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर नहीं है, सिर्फ इंडक्टर लगे। इंडक्टर क्या होता है, हाँ, कि किसी भी कॉइल को जब आप नंबर ऑफ टर्न्स में यूं स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर। वेदर उसके दरमियान कोई मीडियम भी हो सकता है, किसी मीडियम के ऊपर भी आप इसको लपेट सकते हैं, और एयर भी हो सकती है, सिंपल। क्लियर है। तो हम बना लेते हैं सर्किट डायग्राम इसकी। अब इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे कि हमने एसी सप्लाई करने, तो इट मीन्स सर्किट को किससे कनेक्ट करने, एसी सोर्स से। कोई भी हमारे पास सोर्स है लाइक दिस, और ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स का मतलब है ये जो भी सिग्नल देगा वो कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग सिग्नल होगा। कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग। मीन अल्टरनेटिंग सिग्नल का मतलब है कि ईएमएफ भी अल्टरनेटिंग होगी और इससे जो सप्लाई करंट है वो भी अल्टरनेटिंग होगी। अब यहाँ से हमने आगे सर्किट में क्या लगाना है, इंडक्टर। क्या लगाना है,
इंडक्टर, क्योंकि हमने एसी थ्रो इंडक्टर पढ़ना है तो रजिस्टर सर्किट में नहीं लगाएंगे, कैपेसिटर भी नहीं लगाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर नेक्स्ट ये भी आएंगे कि एसी थ्रो रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, इसी तरह तीनों के आरएलसी सर्किट भी हैं जिनमें 3 भी हैं, लेकिन अभी हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। अब देखो ये कोई भी इंडक्टर है यहाँ, और लेट्स सपोज इसकी इंडक्टेंस कितनी है L, क्योंकि ये इंडक्टर है सेल्फ इंडक्टेंस वाला, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी टॉपिक कि सेल्फ इंडक्टर में जो इंडक्टेंस होती है वो 1 होती है, और इंडक्टेंस क्या है? अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है इंडक्टर की, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट। अब लेट्स सपोज एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t ईएमएफ कितनी सप्लाई हुई E, और इसकी वजह से करंट कितना सप्लाई हुआ इसमें I एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मुझे ये बताओ कि जो ही हमारे पास जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, जो ही करंट फ्लो करता है या करंट चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, कॉइल कैसे एक्ट करेगी? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑयरस्टेड क्या होगा? ऑयरस्टेड क्या कहते हैं कि जब करंट गुजरेगा तो क्या बनेगा? करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? जो ही थोड़ा सा भी करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा। अब जो ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो फिर फेराडे क्या कहते हैं? हाँ, कि फ्लक्स चेंज किसको लीड करता है? चेंज इन फ्लक्स लीड्स टू ईएमएफ, बट ये बैक ईएमएफ होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ आप इस तरह देखें कि जो ही हम करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे विद इन नो टाइम वहाँ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंडक्टर के अक्रॉस क्या बन जाएगी? ईएमएफ। इंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाएगी? ईएमएफ। लेट्स सपोज कि मैं ये ले लेता हूँ इंडक्टर, यहाँ सिंपल इंडक्टर लेता हूँ, ये इसके 2 एंड और इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ आ जाएगी, और ये ईएमएफ किसके इक्वल है? -L del I बाय del T। अब जो ही बैक ईएमएफ यहाँ बन जाएगी, क्या ये बैक ईएमएफ करंट को फ्लो करने में मदद करेगी? नो, ये करंट को क्या करेगी? स्टॉप, अपोज करेगी। हमारी सोर्स की वजह से जितना इस ईएमएफ की वजह से जो करंट जा रहा है ये इसको अपोज करेगी, क्योंकि इसके अक्रॉस जो ईएमएफ बनेगी वो इसके अपोजिट होगी। ये बैक ईएमएफ है। अब अगर ये अपोज करेगी तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो, करंट फ्लो नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा करंट फ्लो? जब तक हमारी अप्लाइड ईएमएफ इस जितनी नहीं हो जाती। हमारी अप्लाइड ईएमएफ इस जितनी होगी तो उसके बाद फिर मज़ीद जो ईएमएफ सप्लाई हो रही है वो करंट फ्लो करवाएगी ना। पहले तो ये इफेक्ट बराबर करने, इस तरह समझ लो इनर्शिया, जिस तरह हम कहते हैं इस बॉडी के पास इनर्शिया है, हमने फोर्स लगाई, देखो मार्कर ने मूव नहीं किया, मैंने फोर्स लगाई, फिर मैं थोड़ी और फोर्स लगाता हूँ, नहीं मूव किया, थोड़ी और लगाता हूँ तब मूव किया। इसका मतलब है फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ बट मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है जो अपोज कर रही है मेरी फोर्स को, इनर्शिया। और कब तक इसके अंदर मोशन नहीं आएगी? जब तक इनर्शिया और फोर्स बराबर नहीं हो जाती। क्लियर है? और जब बराबर हो जाएंगी तब मोशन आएगी। यहाँ भी ऐसा ही है। अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक इसमें कौन सी है? बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ यहाँ बनी हुई होती है, इट मीन्स अप्लाइड ईएमएफ कब तक करंट इसमें से फ्लो नहीं करवा सकती? जब तक अप्लाइड ईएमएफ इस वाली वैल्यू को अप्रोच नहीं कर जाती। इसको अप्रोच करेगी तो तब करंट फ्लो होगा, वरना चार्जेस को ये मूव नहीं होने देगी। इट मीन्स करंट तब फ्लो करेगा जब इंडक्टर के अक्रॉस कितनी ईएमएफ बन जाएगी, अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू कितनी पहुंच जाए? -L del I बाई del T जितनी ईएमएफ बनेगी, अप्लाइड ईएमएफ इतनी उसके क्रॉस होगी तब करंट फ्लो होगा। इट मीन्स क्या करंट और वोल्टेज सेम जा रहे हैं? नो, फर्क है कि पहले वोल्टेज इतनी बनेगी फिर करंट फ्लो करेगा।
बात समझ रहे ना। तो जाहिर नज़र आ रहा है पहले अगर वोल्टेज बनेगी उसके अक्रॉस इतनी, तो उसके बाद करंट फ्लो होगा, तो आगे कौन जा रहा है, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज। इट मीन्स इसमें वोल्टेज लीड करेगी और करंट लैग करेगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लो। सपोज करो कि ये आपके पास वाटर करंट है। ये कौन सा करंट है? कि इस पाइप में से वाटर आ रहा है और आगे आपने यहाँ आपने क्या फिट की हुई है, कोई बकेट, और फिर ये आगे पाइप है और आगे ये नल लगाया हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ से आगे करंट आउटपुट आपको कब मिलेगी? पहले जो वाटर आ रहा है ये वाटर इसको फिल करेगा। इट मीन्स इतना वाटर जो इस बाल्टी को फिल करने के लिए यूज़ होगा वो यहाँ पहले आएगा, उसके बाद फिर आगे आपको आउटपुट मिलेगी। मतलब नहीं, प्रेशर वाली बात ही नहीं है। यहाँ समझ लो रास्ता ही ब्लॉक, यहाँ क्या है, रास्ता ही ब्लॉक है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। प्रेशर कम या ज़्यादा क्या करेगा, बात समझ रहे ना। अब देखो कि यहाँ से पानी आ रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको आगे आउटपुट समझ लो वाटर करंट आपको यहाँ कब मिलेगा? जब ये बकेट फिल हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पहले इतना पोटेंशियल फिल होगा तब फिर करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ भी बैक ईएमएफ कितनी इस्टेब्लिश हो जाएगी? माइनस एल डेल आई बाई डेल टी। इट मीन्स इतनी वोल्टेज पहले इसके क्रॉस आएगी फिर करंट फ्लो करेगा। बात समझ रहे ना। अब ये हमारे पास एट एन इंस्टेंट टी हम कहते हैं कि इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज हमने दे दी, एसी जितनी, बट क्या इसी की डायरेक्शन में होगी या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके साथ साइन फिर क्या होगा? माइनस होगा, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि हमने जो सप्लाई करनी है वो देखनी है कि वो वोल्टेज अभी उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी वजह से करंट इसमें से क्या वैल्यू दे रहा है। अब हम वोल्टेज सप्लाई करें तो हमारी वोल्टेज यहाँ कितनी होनी चाहिए, उसके बाद करंट बनेगा, मैग्नीट्यूड इस जितनी होनी चाहिए, बट डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कहें, एट एनी टाइम टी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन एज। वोल्टेज किसी भी टाइम टी पे हमने कितनी वोल्टेज देनी है, ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बाय फार्मूला हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होती है किसी भी टाइम टी पे, ओमेगा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इट मीन ये वोल्टेज हमने सप्लाई की, लेकिन करंट तब फ्लो करेगा जब ये वोल्टेज कितनी हो जाए, गुड, फॉर वैल्यू ऑफ करंट। क्या इस टाइम पे करंट अब हम कैसे निकालें? अब करंट के लिए हम क्या करेंगे, एज हमने क्या कहा, करंट कब बनेगा, जब ये वोल्टेज कितनी हो, जो अपोज कर रही है वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस उस जितनी होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में अब उसके क्रॉस माइनस एल डेल आई बाई डेल टी है, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, एल डी आई बाई डी टी, मीन चेंज इन करंट। लेकिन ये प्लस में होगी, क्यों, क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये उस जितनी जब होगी फिर करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, करंट, तो डी टी को इधर ले आओ, एल डी आई, यही बात है ना। अब ईएमएफ किसी भी टाइम टी पे कितनी होती है, ये इतनी, तो वैल्यू पुट करो। अब देखो ये आ गया फॉर स्मॉल इंटरवल डेल टी, तो फॉर होल क्या हो जाएगा, टोटल करंट ये डी आई है, स्मॉल चार्ज उसमें से फ्लो, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब ई नॉट तो पीक वैल्यू तो चेंज नहीं होती ना,
चाहे कॉइल जिस मर्जी एंगल पे हो, पीक वैल्यू जितनी होती है इतनी ही रहती है। तो पीक वैल्यू इंटीग्रेट नहीं हो सकती, बाहर कांस्टेंट है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, ये एल क्या है यहाँ कांस्टेंट, तो ये एल बाहर तो डी आई। क्लियर है, बात समझ गए यहाँ तक। अब इसको आगे इंटीग्रेट करो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होता है काज ओमेगा टी, बट विद साइन क्या आएगा माइनस या प्लस। अब इंटीग्रल है तो इट मींस एंगल टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, एंगल जो हमारे पास होता है अगर डेरिवेटिव हो तो डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेशन लिया जाता है ना, लाइक इस तरह आप समझ लो कि अगर ये हो साइन ऑफ के एक्स, तो जब इसकी डेरिवेटिव आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो क्या आ जाएगा काज ऑफ के एक्स, बट एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा के साथ किस में आएगा मल्टीप्लाई में। अब इंटीग्रेशन उसके क्या होती है ऑपोजिट, तो इंटीग्रेशन में जो टी के साथ चीज़ है ये किधर चली जाएगी डिवाइड में, ये किधर चली जाएगी डिवाइड में। तो इंटीग्रेट कर लो फिर इसको, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी की क्या वैल्यू आएगी माइनस काज ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इधर क्या आ जाएगा एल इंटू टोटल करंट आई। इंटीग्रेट हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल टाइम टी पे इंटीग्रेशन। माइनस क्यों ख़त्म होगा, वो डेरी काज अपना माइनस ड्रॉप कर लेते हैं, ये एंगल में माइनस नहीं आ रहा बाहर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई माइनस ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा इस साइड पे ले आओ या इस एल को इधर ले आओ, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई किसके इक्वल आ जाएगा एल को इधर ले आओ माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा इनटू काज ऑफ ओमेगा टी। अब देखो अगर हमने इक्वेशन कंपेयर करनी है, ईएमएफ की इक्वेशन ये है और करंट की इक्वेशन ये है, क्लियर है। लेकिन यहाँ कौन सा फंक्शन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, यहाँ कौन सा आ रहा है काज। अब कंपैरिजन के लिए लाजमी है कि दोनों एक जैसी हूँ, बात समझ रहे ना, तो काज को हमने फिर किस में चेंज करना पड़ेगा साइन। एक बात याद रखें कि साइन से पहले साइन कौन सा है प्लस का, यहाँ भी काज को साइन में चेंज करना है लेकिन इस तरह था कि ये माइनस साइन क्या हो जाए, माइनस साइन भी हमने ख़त्म करने कंपैरिजन के लिए, क्लियर है। अब बताओ साइन थीटा काज थीटा में कब चेंज होते हैं, क्या कंडीशन है पाई बाई 2 पे। यहाँ फार्मूले नहीं लगाने, ना डबल एंगल ना सिंगल, कोई सिंपल क्या 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा पे साइन किस में चेंज हो जाता है काज, और काज किस में चेंज होता है माइनस में। आप अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक दिस अभी हमने किसको चेंज करना है काज को, तो इसका मतलब है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा ये हमेशा किसके इक्वल होता है काज ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल होता है काज थीटा। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि क्या मैं यहाँ प्लस लिखूँ, अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखूँ तब भी हमारे पास क्या आएगा काज, लेकिन
माइनस लिखूं तब भी काज आएगा, बट साइन का यहाँ मसला बनता है कि काज किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दूसरे या पहले में। पहले में आएगा तो काज प्लस आएगा, दूसरे में आएगा तो काज माइनस आएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस? माइनस लिखूं तो यहाँ फिर इस प्लस को हटा दो तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अगर मैं अब ऐसा करूं कि मैंने इस माइनस को भी ख़त्म करना है, ये माइनस कैसे ख़त्म होगा? क्या साइन के इस एंगल से माइनस क्या ले लो, कॉमन। क्या ले लो, कॉमन। तो साइन बाहर कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू काज थीटा। अब थीटा ओमेगा टी है तो काज ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया, दिस। अगर काज ओमेगा टी इसके इक्वल है तो यहाँ वैल्यू पुट करो, फिर करंट कितना आ गया, आई इज इक्वल टू काज की जगह ये पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो दिस इंटू एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये बात समझ आई? बहुत आसान है। देखो क्या यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस काज ओमेगा टी और एंगल डिवाइड में चला जाएगा। अब काज ओमेगा टी और एंगल डिवाइड में चला गया। क्लियर? अब ये वाली क्वीन बन गई, ये ओमेगा एल को भी इधर ले आओ तो एल ओमेगा इज इक्वल टू आई किसके इक्वल आई, काज ओमेगा टी। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम ईएमएफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ईएमएफ साइन फंक्शन से शो करें तो करंट भी हम किस से शो करेंगे, साइन से ही, तब कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अब काज को हमने साइन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा काज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई बाई 2 पे दूसरे में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो पाई बाई 2 का मतलब आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 समथिंग, मैथ्स वाले ये अच्छी तरह जानते हैं। अब अभी बाय वाली सिर्फ ये समझ लें कि पाई बाई 2 पे कोई भी फंक्शन साइन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, काज में। काज होगा तो साइन। अब मैं अगर मुझे चेंज करने काज तो इसका मतलब है साइन पाई बाई 2 माइनस आर प्लस थीटा हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, काज थीटा में। और यहाँ प्लस लाने के लिए मैंने एंगल इसको क्या रखा, माइनस, और ये आ गया फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये माइनस ख़त्म करने के लिए मैंने कॉमन लिया इसमें से माइनस। साइन के एंगल में अगर माइनस आता हो तो वो बाहर आ जाते, काज के एंगल में ख़त्म हो जाते, तो ये माइनस बाहर। तो इट मीन साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 किसके इक्वल आ गया, काज थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की, माइनस माइनस से ख़त्म और ये एंगल आ गया। अब आपके पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर ए, इसको आप क्या कह दो, एंड ईएमएफ कितनी है, ईएमएफ इज इक्वल टू ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्वेश्चन नंबर बी। अब ए और बी दोनों आपके पास आ गई हैं, सामने नजर आ रहा है कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है। देखो इसका अभी एंगल है ओमेगा टी जितना, और इसका एंगल क्या ओमेगा टी में से कितना कम है, 90। इट मीन्स लीड कौन कर रही है, ईएमएफ, और ले कौन कर रही है, करंट। तो इंडक्टर में, इंडक्टर के अक्रॉस हमेशा ईएमएफ पहले बनेगी, उस ईएमएफ को बैलेंस करने के लिए जो बैक ईएमएफ है उसके बाद करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स ईएमएफ पहले बन गया तो ईएमएफ लीड कर रही है और करंट लेकर। अब इसी के हम फेजर डायग्राम बना लेते, पहले वेव डायग्राम बना लेते। अच्छा, अब देखो वेव डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। क्या लेट्स सपोज ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पे, ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम नेगेटिव साइड पे। पहले ईएमएफ का ग्राफ बनाते हैं। जब टाइम t 0 होगा तो ईएमएफ कितनी होगी, 0। यहाँ 0 पुट करो, साइन 0 क्या होता है, 0। t इज इक्वल टू 0 पे, या एंगल ले लो थीटा इज इक्वल टू 0 पे।
अब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 जब होगा तो साइन 90, साइन 90 मैक्सिमम, तो ईएमएफ कितनी होगी? मैक्सिमम। तो ईएमएफ हो गई जी मैक्सिमम। क्लियर? अब जब ओमेगा टी हमारे पास हो जाएगा 90 के बाद क्या आता है? 180 पाई। तो यहाँ पुट करो पाई, साइन पाई क्या हो जाएगा? 0। तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 0। तो अगेन 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 पे साइन 3 पाई बाई 2 -1, तो ईएमएफ कितनी होगी? -E0। तो ईएमएफ कितनी हो गई? -E0। अब जब ओमेगा टी हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई पे अगेन साइन क्या हो जाएगा? 0। तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ईएमएफ क्या हो जाएगी? 0। तो ये हमारे पास ईएमएफ का ग्राफ बन गया, जो किसी भी पॉइंट पे हमें ईएमएफ की वैल्यू देगा। क्या टाइम, किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट पे ईएमएफ की वैल्यू क्या है? क्लियर? अब हम करंट का ग्राफ बनाते हैं। देखो करंट का भी यहाँ से स्टार्ट करने। जब हमारे पास ओमेगा टी, देखो करंट कितना लेग है, लेग कर रहे हैं 90। कितना लेग कर रहे हैं? 90 मीन पीछे है 90। तो अब अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही है ईएमएफ, तो करंट फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके बाद, इसके 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हैं ना? ये समझ लें कि अभी अगर ये हमारे पास है जी ईएमएफ 0, अभी ईएमएफ अगर 90 पे मैक्सिमम, तो इस वक्त करंट क्या होना चाहिए? इससे 90 डिग्री पीछे, तो करंट कितने? 0। क्लियर? अब अगर ईएमएफ को यहाँ ले आओ 0, तो करंट कितना पीछे होगा? -π/2, इतना पीछे है। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ आई या नहीं आई? अब इसी सेंस में अगर हम यहाँ देखें इस डायग्राम से, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा? करंट 0 कहाँ होगा? जब ईएमएफ है 0, उस वक्त करंट कितना पीछे होगा? -π/2। अब ईएमएफ होगी π/2 पे पहुंच जाइए। ईएमएफ कहाँ है? π/2 पे। अभी करंट कितना होगा? 0। अभी करंट कितना होगा? 0। इट मीन्स ओमेगा, अगर मैं ओमेगा टी की जगह π/2 पुट करूं, तो करंट कितना आ जाएगा? π/2 - π/2 0। तो इट मीन्स ईएमएफ 0 यहाँ है, लेकिन करंट 0 यहाँ है। क्लियर है? जब ईएमएफ यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी, उसके बाद करंट स्टार्ट होगा। अब जब मैं एंगल बढ़ाता हूँ, मैं एंगल कर देता हूँ पाई। कितना कर देता हूँ? पाई। तो ओमेगा टी की जगह यहाँ पाई पुट करो, पाई पुट करो, पाई - π/2 क्या आंसर आएगा? π/2। पाई - π/2 0 कहाँ से? एलसीएम लो। 2π - π/2 इज इक्वल टू π/2। यही आएगा ना? तो इट मीन्स जब मैं यहाँ पाई पुट करूँगा तो साइन ये बन जाएगा ओमेगा टी - π/2 π/2। तो साइन π/2 क्या हुआ? 91। तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। करंट क्या हुआ? तो इस पॉइंट पे करंट क्या हुआ? मैक्सिमम। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? E0 से तो कम होगी, लाजमी बात है। I0 क्यों कम होगी वो मैं बताता हूँ। सपोज I0 यहाँ तक है, तो करंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर? अब जब मैं पुट करूँगा ओमेगा इज इक्वल टू 3π/2, यहाँ 3π/2, तो आंसर क्या आएगा? 3π/2 - π/2, 2π/2, 2 से कैंसिल पाई, तो पाई पे अगेन साइन पाई पे क्या हो जाएगा? 0। साइन पाई 0, तो करंट क्या हो गया? 0।
मीन इस पॉइंट पे अगेन करंट क्या हो गया, 0। क्लियर। अब जब मैं पुट करूंगा यहां ओमेगा टी की जगह 2 पाई, ओमेगा टी की जगह क्या पुट करूं, 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, माइनस करोगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे करंट क्या होता है, साइन -1, तो करंट हो जाएगा माइनस मैक्सिमम, तो नेगेटिव साइड पे है मैक्सिमम। सपोज ये करंट आ रहा है नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, और इसके बाद क्या होगा, 0। अब इस डायग्राम को मुझे देख के बताओ, देखो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट की कर्व ये है और वोल्टेज की कर्व ये है। पहले कौन स्टार्ट हो रही है, वोल्टेज, और फिर कौन स्टार्ट हो रहा है, करंट। क्या वोल्टेज जब 90 को पहुंच जाती है फिर करंट स्टार्ट लेते 90 एंगल के बाद, बात समझ रहे हैं ना। तो इट मीन्स वोल्टेज कितनी डिग्री आगे चल रही है, 90, और करंट 90 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, जिस तरह मैंने लास्ट फेज डिफरेंस वाली एक डायग्राम बनाई भी थी, हाँ यहाँ से या इधर से, ठीक है। कि आप वोल्टेज को थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लें, फिर करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, कि जो ये बताएगा कि वोल्टेज इतनी पहले आ रही है और करंट फिर बाद में स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसकी फेजर डायग्राम देखते हैं। अच्छा, फेजर डायग्राम से हमने यही चीज़ शो करनी है, लेकिन किस वे से शो करनी है, वेक्टर के थ्रू। अब पहले वोल्टेज के लिए एक वेक्टर डिज़ाइन करते हैं। वोल्टेज के लिए जो वेक्टर बनाएंगे उसकी टेल कितनी होनी चाहिए, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज E0 जितनी, और जो करंट के लिए बनाएंगे उसकी पीक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसका टेल करंट की पीक वैल्यू जितना। अब चूंकि करंट वोल्टेज से कम है तो करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से कम है, तो करंट के लिए जो वेक्टर बनाएंगे वो थोड़ा छोटा होगा और वोल्टेज के लिए जो बनाएगा वो थोड़ा बड़ा होगा। क्लियर है। यस सर। अब मैं यहाँ दो एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ, ये आ गया वर्टिकल एक्सिस और ये आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझ लो मीन पोजीशन। अब पहले मुझे ये बताओ कि देखो वोल्टेज कितनी एंगल पे है, ओमेगा टी, कितनी एंगल पे है, ओमेगा टी। लेट्स सपोज मैं ओमेगा टी वोल्टेज को यहाँ ले लेता हूँ कि अभी वोल्टेज ओमेगा टी यहाँ है, और ये कितने एंगल में मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ ओमेगा टी। अगर वोल्टेज यहाँ है, ओमेगा टी यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो मुझे ये बताओ फिर करंट उस वक्त कहाँ होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी से कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी में से पाई बाई 2 कैंसिल कर लो। अब अगर ओमेगा टी आ रहा है यहाँ से यहाँ, तो करंट इस वेक्टर से कितना पीछे होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। तो 90 डिग्री पीछे होगा, तो मैं सपोज करो ये बना लेता हूँ, ये क्या आ गया, करंट। तो ये करंट वोल्टेज से कितना पीछे है, 90। क्लियर है, बात समझ रहे ना। अब अगर यहाँ ये आ गया 90, ये टोटल आ गया ओमेगा टी, टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना आया, बीच वाला कितना आया, 90, तो ये पीछे वाला कितना रह जाएगा, ओमेगा टी टोटल है, टोटल में से ये वाला निकाल दो तो ये बचा, टोटल क्या है ओमेगा टी, ओमेगा टी में से ये निकाल दो तो कितना बचा, तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अब इन वेक्टर्स को आप रोटेट करो, देखो
ईएमएफ जब इधर आएगी 0 पे तो करंट उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम। जब ईएमएफ होगी मैक्सिमम तो करंट इधर होगा 0। तो रोटेट करते रहो, आपको बिल्कुल सेम यही वैल्यू देंगे। क्लियर है? और हर टाइम कितना फेज डिफरेंस रहेगा इनमें, 90। इट मीन ईएमएफ क्या कर रही है, लीड कर रही है बाय पाई बाई 2, और करंट क्या कर रहा है, करंट ले कर है ईएमएफ से पाई बाई 2 के एंगल से। मीन करंट ईएमएफ से 90 डिग्री जितना पीछे है और ईएमएफ करंट से 90 डिग्री जितना आगे। अब अगली बात कि जो अपोजिशन है इंडक्टर की, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, वो क्या है, वो क्या है। अब देखो एक चीज़ हमने अभी पढ़ी है कि I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय एल ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सिंस अगर हम ये लें 8, हाँ ओमेगा ओमेगा कैसे कैंसिल होंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अच्छा 8 अब अगर मैं ओमेगा टी को पाई पुट करूं, कितना पुट करूं, पाई। ओमेगा टी को अगर मैं पाई बाई 2 पुट करूं तो बन जाएगा 0। बात यही ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। इट मीन्स इसका 0 कब आएगा, जब ओमेगा टी कितना होगा, पाई बाई 2। और इसका पाई कब आएगा, जब ओमेगा टी पाई बाई 2 से आगे कहाँ पहुँच जाए, पाई पे। पाई बाई 2 के बाद क्या आएगा, देखो ना, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई। पाई बाई 2 अगर हम पुट करें तो साइन करंट के लिए टोटल एंगल बन जाता है 0। मीन उस वक्त करंट यहाँ है। अब पाई बाई 2 के बाद क्या आता है, पाई। अगर पाई पुट करेंगे तो करंट कहाँ होगा, मैक्सिमम। तो पाई माइनस पाई बाई 2 आप करो तो आंसर पाई बाई 2 ही आता है। तो इट मीन्स एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, तो पाई पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बन जाता है पाई बाई 2। साइन हो गया मैक्सिमम, तो उस वक्त करंट कितना आ गया, करंट मैक्सिमम होगा 90 पे ना, आई नॉट आई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी उस वक्त 1। तो आ जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस। अब इस एल ओमेगा को इधर ले आओ, एल ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट। अब बताओ वोल्टेज टू करंट रेशियो क्या होती है, वोल्टेज टू करंट रेशियो, सिंस V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज टू करंट रेशियो क्या होती है, ऑपोजिशन। क्या होती है, ऑपोजिशन। इट मीन्स वोल्टेज टू करंट रेशियो यहाँ भी क्या है, ऑपोजिशन, जो अपोज करेगा करंट को, वो कैरेक्टरिस्टिक जो अपोज करेगी। और ये अपोजिशन यहाँ क्या है, एल ओमेगा। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और इसको शो किससे करते हैं, एक्स एल। ये क्या है, रिएक्टेंस। एक्स एल किसके इक्वल होगी, ओमेगा एल, और ये है रिएक्टेंस। अब देखो ये मैक्सिमम कब होगी, अपोजिशन मैक्सिमम कब होगी, जब ओमेगा मैक्सिमम हो। एल तो वैसे भी कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो ऑपोजिशन मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, फौरन ही चेंज आएगा, तो बैक ईएमएफ ज़्यादा बनेगी, ऑपोजिशन मैक्सिमम। अगर इस ओमेगा को हम मिनिमम कर दें, ओमेगा को 0 कर दें, डीसी करंट जा रहा है, क्या वहाँ चेंज एंड फ्लक्स आ रहा है, नो, करंट ही चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, क्या बैक ईएमएफ बनेगी, नो, ऑपोजिशन होगी, नो। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एक्स एल क्या हो जाते हैं, 0, और एक्स एल मैक्सिमम होगा एट मैक्सिमम ओमेगा, अगर ओमेगा मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है,
मीन कि अगर हमारी ये जो अल्टरनेटिंग करंट हमारा है 50 साइकिल पर सेकंड है, इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। अगर इसको हम 60 कर दें तो रिएक्टेंस और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इसको हम कम करें तो रिएक्टेंस कम होगी। कम करने से जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कम होगा, बैक ईएमएफ कम बनेगी। ज़्यादा करने से फ़ौरन ही चेंज आ रहा है तो चेंज ज़्यादा आएगा और बैक ईएमएफ ज़्यादा बनेगी, इसलिए अपोजिशन भी ज़्यादा होगी।